Yeah, it started. Yes. Hello everyone, this is Ankit Kumar. Welcome to Physics Simplified. So today is the first lecture of electrostatics. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं. इसको हम लोग 3 पार्ट में डील करेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर ये जो है आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ आपको. ठीक है. तो हमने प्लानर में भी डिस्कस किया था इसको 3 पार्ट में डील करने के लिए, तो उसका फर्स्ट पार्ट है. तो आज इसमें हम पढ़ेंगे क्या. तो बेसिकली आज हम लोग इसमें फील्ड्स एंड फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. फील्ड्स एंड फोर्सेस, it means इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड फोर्सेस के बारे में. सेकेंड वीडियो आपका पोटेंशियल के बारे में होगा, और थर्ड वीडियो विथ पोटेंशियल के बारे में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और थर्ड वीडियो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स और सब मिसलेनियस जो मैं कराऊंगा टॉपिक्स उनके ऊपर होगा, एंड प्लस कंडक्टर्स के बारे में होगा. राइट, कंडक्टर्स के रिगार्डिंग होगा. कल आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा था, हालांकि बेसिक मैथ्स की जगह मेरा लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का, बट ड्यू टू सम रीजंस वो कैंसिल हो गया. तो आई होप आपने बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से रिवाइज किया होगा और आप लोग जेईई मेन के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर एंड ऐसा रहने वाला है हमारा फ्लो. सर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो या फिर जो भी चैप्टर मैं पढ़ूंगा उसको मैं ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा. सो दीज आर ये जो है ना, ये मेन लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं. लाइक इफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर लेने वाला हूँ, सो उसमें मैं कम्प्लीटली इस बारे में बात करूँगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर में मैं इस बारे में बात करूँगा, थर्ड लेक्चर में इन सब की चीज़ों के बारे में बात करूँगा. सो ऐसे ऐसे करके लेक्चर प्रोसीड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. राइट, तो मैंने उन सारे लेक्चर्स को टू डिलीवर यू द सेम क्वान्टिटी इन अ शॉर्टर टाइम, उनको ऐसे करके आपको कर दिया ताकि एक भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए वो छूटे ना. राइट, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है चार्ज क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड वेज ऑफ चार्जिंग. सो सी, आपको लग रहा होगा सर थियोरेटिकल टॉपिक है, क्यों पढ़ा रहे हो. थियोरेटिकल चीज़ ही आ जाती है यार कभी कभी जेईई मेंस में, क्या करें. थियोरेटिकल ही चीज़ें आ जाती हैं, क्या करें. हम लोग मान लो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के लिए, और कभी कभी मान लो 25 में से कोई 30 में से कोई एक ही आ गया, 30 में से कोई एक दो आ ही जाते हैं यार. जैसे कि आपको अगर याद हो, अगर आप ये सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो जेईई मेन 2024 में शायद मेरे को याद है एक क्वेश्चन आया था जो कि शायद एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करने का नाम बताने के लिए कह रहा था. सी दे आर आस्किंग एन इंस्ट्रूमेंट्स नेम जो कि कुछ शायद विस्कोसिटी वगैरह मेजर करता हो. तो सी दे कैन आस्क थियोरेटिकल एज वेल. तो इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ इग्नोर नहीं करी हैं. आई एम टेकिंग इट फुल कि मतलब आपको थियोरेटिकल से लेके मैं मतलब प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस वाले, न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको, सब टाइप के अप्रोचेस से आपको अवगत कराऊँ इस लेक्चर में. राइट, सो द फर्स्ट topic of ours is charge quantization and conservation. So first tell me what is charge basically. If you are starting with charge, you don't know what is charge, then what does that mean? So charge is like property of any matter by which it gets attracted or repelled by another matter. For example, this is a matter A and this is matter B. If you are please ignore my handwriting. I don't think I'm used to this setup, so kindly ignore that. So इसकी वजह से इस मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सेकंड मैटर से अट्रैक्ट या रिपेल या जो भी हो रहा हो, अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा हो, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं. सर सिंपल सी बात है. 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, आपको भी पता है यार, पॉजिटिव, नेगेटिव. अब इसके बारे में क्या ही रिपीट करूँ. राइट, सो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे. हम लोग इस पे चलते हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज. सो चार्जेस हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, उनको भी पढ़ लेते हैं यार, क्या करें. तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है. दो टाइप के चार्जेस होते हैं अगेन, और Q इज इक्वल टू IT, आप लोग शायद 10th में भी पढ़ चुके हो गए यार. सो दिस टॉपिक इज वेरी मच थियोरेटिकल, आपको इसमें कुछ नहीं है. एक चार्ज का बस मोटा मोटी चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ. कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें एकदम डेप्थ में समझाऊंगा. थियोरेटिकल वाली चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली हैं, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी. यू कैन ईजिली चेक इट आउट आफ्टर द लेक्चर ऑल्सो. ठीक है. So charge on one electron पता है आपको 1.6 into 10 to power minus 19. This is nothing but magnitude. I'm not talking about the direction, or I'm not talking about the sign or whatever. This is the magnitude. Like mode of charge on one electron is 1.6 into 10 to power minus
19 coulomb. Charge on one proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb again, and charge on one neutron is 0 coulomb, right? So yeah, charge is a scalar quantity. We denote it by Q usually, right? So these are simple things. Next is like 1 microcoulomb is 10 to the power minus 6. See, if you are saying 1 micro quantity, right? For example, what should, yeah, 1 micrometer is what? 10 to the power minus 6 meters. 1 micro like unit, 1 micro unit, for example, we can say it's 10 to the power minus 6 units. Okay, 1 micro unit is 10 to the power minus 6 units. डन. ऐसा ही हम लोग माइक्रो नैनो ये सब क्या है ना, ये 10 टू पावर माइनस 6 और 10 टू पावर माइनस 9 को डिनोट करती हैं, राइट? तो ये कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू 1 माइक्रो मीटर, it's nothing but 10 to power minus 6, right? If I ask about 1 micro coulomb, it's nothing but 10 to power minus 6 coulomb. Or if I ask you 1 millicoulomb, it's nothing but 10 to power minus 3 coulomb, right? तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता है यार, 10th में ही आप पढ़ चुके हो, 9th 10th में पढ़ चुके हो ये सब चीज़ें. So additivity of charges, there is one thing which is kind of important. Additivity of charges is just like additivity of real numbers. If you add charges, for example, मैं 2 coulomb प्लस 3 coulomb करता हूँ, तो इट्स नथिंग बट 5 coulomb. सो जैसे रियल नंबर्स हम लोग ऐड करते हैं, वैसे ही हम लोग चार्जेस को भी ऐड करते हैं. 3 coulomb प्लस माइनस 2 coulomb इज नथिंग बट 1 coulomb. So this is how real numbers are added. So यही बताया गया है इसमें भी. Now we are going to learn about charge is quantized, right? मतलब हम लोग चार्ज का एक बेसिक यूनिट होता है. एक फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज कर ही नहीं सकते. यू कैन नॉट हैव -2/3 चार्ज, -2/3 e, right? Basic unit of charge is, इससे the smallest magnitude of charge is e. So कोई भी चार्ज होगा ना, वो n into e. n is what? Integer. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e में ही कोई भी चार्ज आएगा. सिंपल, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और कुछ नहीं. q इज इक्वल टू एनी, राइट? हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं थियोरी को पहले ले रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद एंड में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे. आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी राय भी दे देना यार. हाउ डू यू लाइक इट कि आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स क्वेश्चन करने हैं? लाइक इफ आई टीच द फर्स्ट टॉपिक देन क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक देन क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक देन क्वेश्चन, और आपको बस टॉपिक्स चाहिए, उसके बाद से सीधे एक साथ क्वेश्चन चाहिए, ये बता दो आप, राइट? Conservation of charge. So we are going to learn about conservation of charge. So मैं अगर बोलूँ आपको कि यहाँ पे सर एक बॉक्स है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर टोटल 5 क्यू के चार्जेस हैं, जो कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 + 1 + 1 + 2 -1 कूलम, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. और एक में जो कि इंसुलेटेड है. फर्स्ट इट्स मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड, इट शुड बी इंसुलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर 5 कूलम का 5 क्यू का चार्ज है, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 + 1 + 1 + 2 + -1 के फॉर्म में, राइट? इंसुलेटेड होने का रीज़न क्या है? सबसे पहले आपको पूछना चाहिए सर इंसुलेटेड क्यों, वाई इंसुलेटेड सर? इंसुलेटेड इसलिए ताकि इंसुलेटेड मीन्स कि कोई भी चीज़ अंदर से बाहर नहीं जा सकती है, बाहर से अंदर नहीं जा सकती है, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं जा सकती, राइट? तो मतलब इसका मतलब ये वाला चीज़ यहीं का यहीं रहेगा, और बाहर की कोई चीज़ अंदर भी नहीं आ पाएगी, राइट? हाँ. तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कोलाइड करते करते ब्रेक कर दिया. सो कुछ भी कर लो सर, इसके अंदर टोटल 5 क्यू चार्जेस ही रहेंगी. मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मतलब आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि मैं बोला सर कुछ कोलाइड करते करते ये कुछ ऐसे टूट गई, 2 कूलम + -1 कूलम + -1 कूलम + 2 कूलम + 2 कूलम + 1 कूलम, ऐसे भी टूट सकती है सर. बट
द थिंग इज दैट टोटल चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ही सिंपल सा फंडा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है, डन। अब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो ये फर्स्ट टॉपिक जो मैं उठा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं थियोरेटिकल है, तो इसको मत बोला कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हो सर, ऐसे है वैसे है, नहीं, आपको थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसा मैंने एग्जांपल दे ही दिया यार, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसका इंस्ट्रूमेंट बताओ, इस चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा चीज़ मेजर नहीं करता है, ये शायद क्वेश्चन था, इफ आई एम राइट। तो उसमें लाइक बच्चे और लाइक क्या, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, दिस आर जस्ट थियरी थिंग्स, राइट, दिस आर जस्ट थियरी थिंग्स, आप उनको नहीं पढ़ते हो, जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बट देखिए, बट इट केम इन द एग्जाम, राइट। तो आप उसको सिंपल से क्वेश्चन को, आप उस सिंपल से 1 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन को हाउ कैन यू इग्नोर। आप अगर उसको छोड़ दोगे कि बोल दोगे नहीं सर थियोरेटिकल है, ये तो मैं जानता ही नहीं था, ये तो थियोरेटिकल है, कोई भी रीजन दे दो, आपका 4 मार्क गया ना। एंड इफ यू मेक इट रॉन्ग, आपको 5 मार्क गया, राइट। तो ऐसे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। सो यू नीड टू लर्न द थियोरी, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन, यू नीड टू प्रैक्टिस एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, समझ गए। चलिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है फ्रिक्शन, तीसरा मेथड है इंडक्शन। कंडक्शन में वही ऐसे 2 बॉडीज हैं, आपने टच कर दी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गया, दिस इज कंडक्शन। फ्रिक्शन, एक बॉडी ली, दूसरी चार्ज बॉडी ली, या फिर अनचार्ज बॉडी, इन दोनों को रब कर रहे हो, एक बॉडी के साथ दूसरे बॉडी को ऐसे रब कर रहे हो, सो चार्ज गेट्स ट्रांसफर, चार्ज दोनों पे आ जाता है, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला इंडक्शन, आप टच ना कर रहे हो, ना ही आप उसको घिस रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग इट क्लोजर विदाउट अ टच। आप यहाँ टच नहीं कर रहे हो, यहाँ टच नहीं कर रहे हो, आपका ये स्पेस बरकरार है, द स्पेस इज देयर, और इसके बावजूद वो चार्जिंग हो रही है, देन इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, सिंपल। हाँ, और एक चीज़ ये शायद बहुत लोग छोड़ भी देते होंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो शायद टीचर्स छोड़ भी देते हैं। व्हाट इज क्वार्क्स। क्वार्क्स मतलब जैसे आप मेन लेक्चर्स पढ़ते हो ना, देखो मेन लेक्चर उसमें टीचर्स बताते हैं, लेकिन वो रिविजन में छोड़ देते हैं, बिकॉज दे डोंट थिंक इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो आज तो इसके देखो क्वार्क्स है ना, वो ई से भी छोटे हैं, ई से छोटे चार्जेस क्वार्क्स होते हैं, लाइक 2/3 ई, यस, ऐसे भी चार्जेस होते हैं, बट द थिंग इज दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे क्वार्क्स है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, राइट। सो ये 2 टाइप के चार्ज क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू होती है 2/3 के इक्वल, ई नेगेटिव नहीं, सॉरी, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स वेर एवर आई राइट ई, इट मीन्स magnitude of this much, magnitude of this charge this much, and one down quark is -1/3e, right, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज होती हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ गाइस, अगर मैं आपको बोलूँ कि देख भाई कैलकुलेट कर कि एक प्रोटॉन के अंदर कितने क्वार्क्स हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे सर। तो मैं कितने क्वार्क्स हैं कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है सर, 1 कूलम। तो क्या मैं इसको 2 इंटू 2/3, राइट, प्लस 1 इंटू -1/3 लिख सकता हूँ। कैन आई राइट इट एज लाइक दिस, 4/3 -1/3 इज 3/3 इज 1 कूलम। सो आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर 2 अप क्वार्क होंगे और 1 डाउन क्वार्क होगा, ये है, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो, राइट। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे स्टार करके डाली हुई है, दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेट सॉरी गाइस, इस मेश है यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर दूँ, यस। EFLs और EFLs ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। EFLs क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब जैसे आपने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट बोल रहा हूँ सॉरी, एक चार्ज लिया,
तो उसको आप देख सकते हो कि उधर से ना बहुत सारे ऐसे, अगर आप उनको देखो तो ऐसे 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 करके ना बहुत सारे आप फील्ड्स निकाल सकते हो। जैसे अगर एक चार्ज को देखो ना, तो उसका एक इफेक्टिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो यहाँ पे। एग्जांपल, एक मान लो 2 कूलम का चार्ज है और एक 1 कूलम का चार्ज है, तो जाहिर सी बात है 1 कूलम वाले का इफेक्टिव एरिया जो कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके अंदर कोई भी चार्ज आए तो वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो कम होगा एज कम्पेयर टू 2 कूलम वाले चार्ज के। एक 2 कूलम वाले चार्ज है, उसका इफेक्टिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 कूलम का चार्ज। तो वो किससे हम लोग जज कर पाते हैं? वी आर एबल टू जज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसका रीजन कैसे देते हैं सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे चार्जेस से निकलती हैं विच कॉज दिस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सर। चलिए, सो आप भी जानते हो यार, पॉजिटिव पे से चार्जेस निकलते हैं, नेगेटिव पे चार्जेस आके टर्मिनेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो जाती हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ, राइट। ओके, अब मैं बोलूँ कि सर ये ड्रॉ करिए सर, आपने ये पता है, आपने ये पता है, आप ये ड्रॉ करिए कि इसका कैसा होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। अब बताइए, मतलब आपको ड्रॉ नहीं करना, यू जस्ट इमेजिन कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके बाजू में दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एट सम डिस्टेंस, और इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए। आप थोड़ा इमेजिन करिए इसको, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड इमेजिन कि कैसा इन तीनों का रहने वाला है। एंड अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो, बट मैं आपको थिंक करना आना चाहता हूँ कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसे इमेजिन होती दिख रही है। तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, ये है चार्ज, ये है चार्ज, इसकी कैसी जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऐसे 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 ऐसे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे, ये टेढ़ा नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा, राइट, ये ऑल्सो नो इट। तो क्या ये, एक बात बताओ, क्या ये रिपेल कर रही है तो कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? कैसे इंटरसेक्ट करेंगी सर? ये बोलेगा इधर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बोलेगा इधर डायरेक्शन है। एक पॉइंट पे कैसे किसी एक पॉइंट पे कैसे हम 2 डायरेक्शन काउंट कर सकते हैं? एक पॉइंट पे हमें 2 डायरेक्शन कैसे मिल सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो जाहिर सी बात है एक ही डायरेक्शन होगा, मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉपर्टी भी है, एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते। सो आप देख रहे हो, मतलब ये वाले तो इधर रहेंगे, इनको, ये तो आउटवर्ड जा रहे हैं, ये वाले तो ऐसे ही आउटवर्ड जा रहे हैं, ये वाले क्या होंगे ना, ऐसे जाके मुड़ जाएंगे। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएंगे, इधर वाले भी, वेट लेट मी ड्रॉ इट, यस, ये ऐसे जाके ऐसे कुछ मुड़ जाएंगे। देयर विल बी अ लाइन, जहाँ पे कोई चीज़, एक लाइन फाइंड करोगे जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? सिंपल सी बात है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मैंने बता दी थी आपको। चलिए, अब तो फिर अब आप लोग सोचिए इन दोनों के बारे में। आई एम गिविंग यू होमवर्क कि आप इन दोनों के बारे में सोचिए। आई शुड नॉट रेज दिस। आप इन दोनों को सोच के अपनी कॉपी में लिखिए, या फिर अपने बस इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे मैं एक हिंट दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट, समझ लो ना? हाँ, तो कर लेना ऐसे, इसको इमेजिन करो। इट्स नथिंग, इट्स, हमें इसको सिखाने का बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करने का है। मेरा मतलब, मेरा मोटिव यही था कि थोड़ा सा आप इमेजिन करो इसको, इस क्वेश्चन के पीछे, और कुछ नहीं। ओके, राइट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कूलम्स लॉ। यहाँ से हमारा रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार स्टार्ट होता है। बहुत बकवास हो गई, थियरी बहुत पढ़ा ली यार उसमें, ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा क्या ही पढ़ा रहे हो सर, है ना? चलो, तो कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू, भाई कूलम्स लॉ, हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे इक्वेशन होती है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर,
ठीक है। इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, तो फिर 1/4πε0 की वैल्यू हो जाती है के इक्वल, जो कि होती है 9 × 10⁹ मीटर्स 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये तो मैग्नीट्यूड था, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर ड्यू टू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे आपको दे देगा, दो वेक्टर्स दे देंगे और उनके बीच मतलब दो चार्जेस दे देंगे, अब बोलेगा कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालो। सो आप अगर ये डायरेक्शन सही से नहीं जज कर पाओगे, जो कि वेक्टर्स में पढ़ाते हैं, तो ये अगर ये वाला डायरेक्शन जज नहीं कर पाओगे, सो यू मेक इट रॉन्ग। वो ऑप्शन ऐसा बना के देंगे, ठीक है, उनका खेल ऐसा ही चलता है ऑप्शन में। एडवांस कुछ नहीं करता, बोलता भाई क्वेश्चन दे रहा हूँ तब मैं तो सॉल्व कर ले, एंड पे जो क्वेश्चन दे देता है तब मैं तो सॉल्व कर ले, ये ऑप्शन में ही खेलते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेगा, लेकिन उनके लिए भी आपको फॉर गिविंग जे एडवांस आपको इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए कुछ कुछ जो ये करते हैं वो सहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। फोर्स ड्यू टू force on a charge q2, force on 2 due to 1 is what, k q1 q2 by r square, which is r is this length, distance, इसका मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ r2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैप। इस r21 का क्या होता है, r2 पोजीशन वेक्टर माइनस r1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस इज इक्वल टू r21 वेक्टर, ये होता है इसका मतलब। मेरी हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा फिर से माफ़ी मांगता हूँ, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस सेटअप, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए, तो सॉरी गाइस, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, राइट। चलिए कॉलम सो यही रहा, EFI एंड कैलकुलेशन। What is EFI? It is electric field intensity. To measure the magnitude of electric field, how much electric field is this? उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, सो इसके लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू होती है लाइक, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q1 वो होगी के Q1 बाई आर स्क्वायर। सिंपल, इट इज़ अ, मतलब आपको जो सेकंड चार्ज है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक रिंग के लिए भाई आप जानते ही यार, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो मैं ये पहले इसलिए बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको, आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो, सो इट्स जस्ट अ रिविजन वीडियो, तो इसलिए मैं ये चैप्टर ये चीज़ें आपको यहाँ यहीं पे बता दे रहा हूँ, राइट। आप लोग तो पढ़ चुके ना, अगर मैं फर्स्ट टाइम ले रहा होता तो मैं ये चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करता, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं हम लोग उसमें, वो के Q1 Q2 बाई मतलब के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 था, उसमें हम लोग चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो वो जो चीज़ हमने निकाली थी वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ दैट रिंग, ठीक है ना, डन। तो ऐसे ही हम लोग, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ EFI on line joining 2-point charges. This is the topic, and yeah. So see, force on a line perpendicular. Why have I written force, man? It is not force. It's EFI. EFI on line perpendicular to line joining 2-point charges is KQ1. What? Wait. फोर्स ही होगा यार। देखो एक मान लो कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स कैसे होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर मैंने दो पॉइंट चार्जेस ले लिए यहाँ पे, जिनका मैग्नीट्यूड प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है और उनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो हम लोग उसका फोर्स कैसे निकलते हैं,
के क्यू क्यू, और ये दोनों ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं, ऐसे एक रिंग में ये लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया एक चार्ज को, दूसरे चार्ज को होल्ड कर लिया, सच दैट इनका डिस्टेंस x है, इनका डिस्टेंस सॉरी r है, ये वाला हाफ डिस्टेंस r है, और मैंने इनको एक ऐसे करके रिंग में रिवॉल्व करा दिया। तो इस रिंग के परपेंडिकुलर, राइट, यहाँ पे लेट्स से इसका डिस्टेंस x है, यहाँ पे इसकी मैं EFI की वैल्यू क्या होगी, वो होगी k, वहाँ पे वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, k क्यू क्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। चलिए, सो EFI ड्यू टू, और EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैसे होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन अब मैंने यहाँ पे एक रिंग ले लिया, जो कि अब इन चार्जेस की जगह मैंने यहाँ पे रिंग ले लिया जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, राइट, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी पॉइंट पे जहाँ जिसकी रेडियस आर है और एक्स पॉइंट पे हम जो कि परपेंडिकुलर टू द रिंग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डन। चलिए, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट थिन वायर के ऊपर। एक स्ट्रेट थिन वायर है, वो ऐसे करके θ1 और θ2 एंगल बना रहा है, θ1 θ2 एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे दो इंटेंसिटीज निकलेंगी आपको, एक पता है आपको जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब निकलेगी तो एक ही फील्ड इंटेंसिटी जिसका वेक्टर कुछ मान लो ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल जिसको हमने ब्रेक कर दिया परपेंडिकुलर और पैरेलल में, राइट। इसको ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, एक वेक्टर को ब्रेक तो कर ही सकते हैं, इसको छोटा करने दो यार। जिसको हमने ब्रेक कर दिया ई पैरेलल, जो कि पैरेलल टू, इसका मतलब ई पैरेलल मीन्स पैरेलल टू दिस रॉड, जस्ट इट्स जस्ट अ नोटेशन जो कि मैंने माना है। आप लोग इसको ई परपेंडिकुलर बोलना चाहो तो बोल दो, मुझे क्या करना है, राइट, इट्स अ नोटेशन। लेकिन अगर अब मैं इसकी वैल्यू निकालूं ई परपेंडिकुलर की, तो वो होगी के लैम्डा बाई ए, जहाँ की लैम्डा यहाँ पे इसकी लेंथ चार्ज डेंसिटी है सर, लेंथ चार्ज डेंसिटी है सर। डेंसिटी हम लोग तीन टाइप की निकाल सकते हैं, लेंथ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल चार्ज बाय वॉल्यूम, फिर लेंथ चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय लेंथ, सरफेस चार्ज एरिया, सॉरी चार्ज बाय एरिया, और वॉल्यूम चार्ज बाय वॉल्यूम। दीज आर द टू डेंसिटीज। जैसे इस हिसाब से हम लोग लेंथ मास डेंसिटी और चार्ज मास, वेट जस्ट अ सेकंड, सॉरी, यस सॉरी देयर वाज अ फोन कॉल। Q बाई एल करके हम लोग लेंथ चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, और वैसे ही चार्ज बाई एरिया करके हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, और Q बाई वॉल्यूम करके हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू वॉल्यूम मास डेंसिटी, volume mass, sorry, there is a message, I'm really sorry, I'll put my phone aside, डिस्टर्बेंस होती है, पढ़ाने नहीं देते लोग, राइट। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शंस, राइट। आप लोगों को उन डिस्ट्रैक्शन से हटना होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है उसी को हटा दो, राइट। उससे बढ़िया तरीका क्या ही होगा यार, राइट। चलो, Q बाई एल है ना, तो ये हमारी लेंथ चार्ज डेंसिटी है। वैसे ही हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा Q बाई एरिया, Q बाई वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे ये सेम है हमारा सरफेस मास डेंसिटी, एरिया वॉल्यूम नॉर्मल डेंसिटी जो कि हम लोग मास बाई वॉल्यूम करते हैं, और हमारे पास लेंथ मास डेंसिटी, वैसे ही लेंथ चार्ज डेंसिटी भी निकालते हो आप लोग, ठीक है। तो एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसके ऊपर मान लो सम चार्ज है, और उनकी हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी वैल्यू है लेंथ चार्ज डेंसिटी की लैम्डा। सो उसका एक ए डिस्टेंस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू वायर कितनी होगी, के लैम्डा बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस थीटा को जो ऐसा दिख रहा है ना, ये इसकी डेरिवेशन में ना
हमने इसको नेगेटिव मान के सॉल्व किया है, तो ये हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड आपको पुट करनी है, राइट। अगर ये नीचे है ना तो आपको मैग्नीट्यूड पुट करनी है थीटा टू की। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, लेट मी इरेज दिस, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सर मैं इस थीटा टू को नीचे नहीं रखना चाहता सर, नहीं सर मेरा मन नहीं नीचे रखने का, मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ गया तो क्या करूँगा, लीजिए आप बताइए। वेट यार, मेरे पास अगर कुछ ऐसा आ गया सर तो क्या करूँगा। इस केस में ये थीटा वन हो गया और ये थीटा वन, ये थीटा टू। तो इस केस में आप थीटा टू को नेगेटिव लोगे। क्यों लोगे, थीटा टू को अगर मान लो ये 37 डिग्री है तो यहाँ पे आप पुट करोगे -37 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में हमने थीटा टू को नेगेटिव लिया है, ठीक है। इसीलिए ऐसा केस में हम उसको, जब ये ऊपर हो जो हमें पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए उसको हमें नेगेटिव कंसिडर करना होता है सर। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ, ठीक है। डन, चलिए सेटअप बड़ा अजीब है भाई। चलो, और सिमिलरली ई पैरेलल बोले तो उसकी वैल्यू क्या होगी, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब बोलोगे सर मैं यहाँ पे क्या नेगेटिव पुट करूँ पॉजिटिव पुट करूँ, क्या करूँ। तो बेटा इसमें तो सबसे सिंपल है, नेगेटिव पुट कर लो पॉजिटिव पुट कर लो। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा बेटा, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस, इज नथिंग बट कॉस थीटा। सो आपको यहाँ पे इस केस में तो नेगेटिव साइन वाइन की झंझट ही नहीं है ना, कि नेगेटिव लूँ पॉजिटिव लूँ उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बट इसको नेगेटिव पुट करना है अगर वो ऊपर आ जाए तो। क्यों, क्योंकि हमने डेरिवेशन में उसको नेगेटिव लिया है। तो अगर ऊपर पॉजिटिव होता है तो हमें उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलते हैं सर। तो के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, इससे आप बहुत सारे केसेस सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बोलोगे सर आपने इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर ये सब वगैरह नहीं समझाया। देखो सर एक ही केस से सब चीज़ें हो सकती हैं। इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा। अगर ये दोनों साइड से इन्फाइनेटली लॉन्ग है तो क्या होगा, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए दिस ए साइन थीटा वन। व्हाट इज साइन थीटा वन बेटा, 90 डिग्री। थीटा वन इज 90 डिग्री। व्हाट इज साइन थीटा वन, इट्स वन। व्हाट इज साइन थीटा टू, 90 डिग्री। ये नेगेटिव, ये नीचे है तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि डेरिवेशन में उसको नेगेटिव ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 दिस इज 2, सो इट विल बी 2k लैम्डा बाई ए। व्हाट इज दस, 2k लैम्डा बाई ए। सिमिलरली सेमी इनफाइनाइट वायर, एक वायर है एक साइड से इनफाइनाइट है और दूसरी साइड से इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल इस साइड से इनफाइनाइट है, लेट्स से इस साइड से इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ यहीं पे एंड हो गया। अब बोलिए तो ये क्या होगा, थीटा वन इज व्हाट 90 डिग्री और थीटा टू इज व्हाट, एंड थीटा टू इज व्हाट 0 डिग्री। तो इसको कैसे कर सकते हैं सर, साइन 90 प्लस साइन 0 दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये क्या कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए, अगर ये डिस्टेंस ए के बराबर है। सब इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। मैं 50 फॉर्मूले आपको रटवाना नहीं चाहता, सिंपल सी बात है, ये है सिंपल सा फॉर्मूला, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अगर ये मेन लेक्चर होता आई वुड हैव डेराइव्ड इट वेरी इजीली, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन वीडियो है सो आई एम नॉट डेराइविंग इट। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ, जो हमने लर्न किया है उसको रिवाइज करा रहा हूँ। आपको डेरिवेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जेईई एडवांस का क्वेश्चन होता, आईएनपीएचओ का क्वेश्चन होता, वो लोग ऐसे नहीं देते यार, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है। जैसे मैं काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, आपको काइनेमेटिक्स तो बात ही कर सकता हूँ उसकी। तो काइनेमेटिक्स जैसा मुझे पता है, जितने भी फॉर्मूले आप देखना वो एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करके ही बने हैं सर। अगर एक फॉर्मूला लग जाए, एक 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 चीज़ अगर एडवांस वाले थोड़ा ट्विस्ट कर लें ऐसे, ये क्या हो गया यार, आई एम सो सॉरी, थैंक यू। या एक चीज़ अगर एडवांस वाले बदल दें कि सर एक बॉल मैं फेंक रहा हूँ, वेट करो यार, हाँ एक बॉल में ऐसे फेंक रहा हूँ, एयर की स्पीड है, एयर रेजिस्टेंस है जिसकी फोर्स की वैल्यू है 6 पाई समथिंग 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 ऐसे करके, ठीक है। अब बताओ इसमें हम लोग रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी और उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बताओ। अब फिर आप फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो वहाँ पे वो जो चीज़ आपको मज़ा आता है ना, दैट यू डेराइव दिस क्वांटिटी, कि ये है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, सो वी कैन डू इट लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ एडवांस में करते हो, वो खुराफात एडवांस में ही काम आती है, वो खुराफात ओलंपियाड्स में ही काम आती है दोस्त। यहाँ पे तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है
ये ज़्यादा से ज़्यादा जानते हो क्या कर लेंगे, निकलवा लेंगे, रेशियो निकाल दो सर, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल का रेशियो निकाल दो, या फिर दो दो लैम्डा वाले ऐसे दे देंगे दो लैम्डा वाले ऐसे चार्जेस दे देंगे, वायर दे देंगे, थिन वायर, अब बोल देंगे ई परपेंडिकुलर ऑफ दिस वायर इज ग्रेटर देन दिस वायर, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ही देंगे आपको, फॉर्मूले पे ही बेसिक क्वेश्चन ये लोग दे सकते हैं। सिमिलरली दोस्त, सिमिलरली अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, जहाँ से ये डिस्टेंस आर की वैल्यू आर की मैग्नीट्यूड पे हो, वो होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा इज दिस मच एंगल। अब इसमें भी बोलोगे सर एक ही फॉर्मूला, बिल्कुल यार, मैं क्यों 50 फॉर्मूले तुम्हें दूँ कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हेमिस्फीयर इज दिस वन, एट दिस पॉइंट इज दिस वन, this one it is 2k lambda by r, why should I give this, मैं क्यों दूँ एक्स्ट्रा फॉर्मूला तुम्हें, ये इससे कर लो ना, अल्फा कितना हो जाएगा 180, 180 by 2 is what 90, sin 90 is what 1, so 2k lambda by r into 1 what is what which is what 1 sin 2k lambda by r, right? So जब तुम्हें एक फॉर्मूले से मैं 50 चीज़ें करा सकता हूँ, so why should I give 50 things for one thing for one formula for one thing, मैं क्यों दूँ? अगर मैं एक चीज़ से मैं 50 चीज़ें करा सकता हूँ, इफ आई कैन डू दैट, वाई शुड आई गिव यू 50 फॉर्मूला फॉर 50 थिंग्स, मैं नहीं दूंगा ना, ठीक है ना, बेसिक बात ही है। चलो ई एफ आई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है। डेराइव करना है सर, ऐसे करके कॉम्पोनेंट, देखो कोई भी डेरिवेशन है ना, मैं आपको अब बोलोगे सर ये डेराइव करके दिखा दो, वो ये करके दिखा दो, सर मेन लेक्चर में होता ना इजीली कर देता है। ऐसे अभी आपको जस्ट एक जस्ट दे देता हूँ यार, छोड़ो। अगर एक आर्क है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक थीटा एलिमेंट लूँगा, यहाँ से चलो थीटा ले लेते हैं, ये कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा, थीटा यहाँ से लोगे तो भी आ जाएगा सर, ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से हमारे पास मिडिल लाइन है ना, यहाँ से लोगे ईजी कैलकुलेशन पड़ेगी, समझ गए? तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कान इधर से पकड़ लो, आप कान इधर से पकड़ लो, यू कैन गेट द सेम थिंग, बट आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिंपल। तो मैं मैथ्स इज नेवर रॉन्ग, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, फिजिक्स एंड मैथ्स आर नेवर रॉन्ग इन दर कॉन्सेप्ट्स, आप जैसे भी पकड़ लो कान, सिंपल सी बात है। तो मैं ईजी तरीके से करूँगा, यहाँ से थीटा पे मैं एक डी थीटा का एलिमेंट ले रहा हूँ, फिर मैं सर इसको करके इसको लाइक इसकी लेंथ चार्ज डेंसिटी करके वगैरह वगैरह इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल दूंगा, सिंपल सी बात। आपको एक जिस्ट देना था, दे दिया, अब डेराइव नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर है, आई एम सॉरी, ठीक है ना, राइट। लेट्स गेट बैक टू दिस। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिक डिस्क, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, तो डिस्क का एरिया होगा, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एरिया चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बोल सकते हो, एरिया नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कैसा होगा सर, एक डिस्क है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेस से सिग्मा है, तो उसकी आपको एक लाइन पे जो कि x डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द डिस्क फ्रॉम इट्स सेंटर, जो कि वहाँ पे एक थीटा एंगल बना ले रही है, फ्रॉम द टॉप यू कैन सी कि एक थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस मैन, एक थीटा एंगल बन रहा है, उसका होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे हो जाती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। और एक और बात सुनो, EFI वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ EFS पासिंग, ये एक पता नहीं इसको जेई में इसको पता नहीं क्या है, इस क्वेश्चन पे वो हर साल, इस पॉइंट पे वो हर साल क्वेश्चन बना ही देता है, आई डोंट नो, इस पॉइंट पे ऐसा कुछ खास है ही नहीं। जैसे एक मान लो एक चार्ज ऐसा है जो कि जिसके थ्रू हमें लेट से 5 फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिख रही हैं, और एक चार्ज है जिसके थ्रू हमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है, तो अभी आप कॉमन सेंस से बताओ किसके अंदर चार्ज ज़्यादा होगा, इसी के अंदर चार्ज ज़्यादा होगा, राइट। सो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ए वाले की, राइट, बी वाले से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कम निकाल पा रहा है, ज़्यादा निकाल पा रहा है, राइट। तो इस ये तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है ना, लेकिन इस पर हर साल क्वेश्चन बनता है दोस्त, ठीक है, पता मतलब जेई को कुछ अलग ही प्यार है जेई इसको इससे, आई डोंट नो। चलो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे दोस्त, यस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी ए की बराबर होती है। एक फ्लक्स यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, आपको भी पता है डॉट प्रोडक्ट का, जो डॉट प्रोडक्ट से जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एक स्केलर होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज ई डॉट डी ए, जिसकी वैल्यू, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा EFLs होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो मतलब जैसे इसका फील देना चाहूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ, ये देखो एक मतलब सेम एरिया है, ए एरिया है, इसको मैंने थोड़ा सा लिटा दिया, इस वाले को, वेट, इस वाले को मैंने थोड़ा सा लिटा दिया इस तरह से, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पास करा दी, ये देखो, ये देखो ई डॉट डी ए, यहाँ देखो नंबर ऑफ EFLs किसके ज़्यादा पास हो रही है, इससे, ये वाले से, ये वाले से एज कम्पेयर टू बी वाला, लेकिन एरिया दोनों का सेम है सर, लेकिन फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा, ए वाले में फ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ EFLs ज़्यादा पास कर रहे हैं उस एरिया से। सेम एरिया से अगर ज़्यादा नंबर ऑफ EFLs पास कर रहे हैं, सेम एरिया से अगर कम नंबर ऑफ EFLs पास कर रहे हैं, तो जिससे ज़्यादा EFLs पास कर रहे होंगे उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अगर मैं एक क्लोज ले लूँ, क्लोज ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराता हूँ तो क्या होगा, आउटवर्ड को, ये कन्वेंशन है कि हम लोग आउटवर्ड्स को पॉजिटिव लेते हैं, आउटवर्ड्स जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, और इनवर्ड्स आने वाले फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं सर, सिंपल सी बात है। आउटवर्ड्स को पॉजिटिव और इनवर्ड्स को नेगेटिव, एक कन्वेंशन है, जैसा हमें कन्वेंशन माना है ना, चार्ज फ्लोज फ्रॉम दिस टू दिस, वैसे ये एक कन्वेंशन है सॉरी। आउटवर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो जैसे मैंने इसकी बात करी थी, टू EFLs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको उस टाइम पे बता भी दिया पीछे। तो यही प्रॉपर्टीज हैं, EFLs ओरिजिनेट ईदर एट इन्फिनिटी और फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate, wait, एक और चीज मिसिंग है इसमें, EFLs originate either at infinity or from a positive charge and terminate either at infinity or at negative charge, सिंपल सी बात, आप भी जानते हो पॉजिटिव चार्ज से ही हमारे पास EFLs निकल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से EFLs निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से कभी आप देखो, कभी नहीं देखो कि EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे यहाँ को पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हुए दिखागी, नहीं। या तो यहाँ पे अगर इस केस में बात करूँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और टर्मिनेट कहाँ कर रही है सर, इन्फिनिटी पे, और इस केस में बोलोगे तो इस केस में बोलो तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रही है और टर्मिनेट कहाँ कर रही है सर, एक नेगेटिव चार्ज। देखो दोनों कंडीशन, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई कि ईदर एट इन्फिनिटी वो ओरिजिनेट करेगा या इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, या ईदर वो टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज पे या वो टर्मिनेट करेगा, इधर वो टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज पे या टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पे, या तो वो ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज से या ओरिजिनेट करेगा इन्फिनिटी से। यही है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नंबर ऑफ EFLs ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे मैंने ऊपर समझा दिया था, ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा हमारे पास चार्जेस निकलेंगे, कम मैग्नीट्यूड होगा सर कम चार्जेस कम EFLs निकलेंगे, कम चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा कम EFLs निकलेंगे, ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा ज़्यादा EFLs निकलेंगे। टू EFLs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों, ऊपर ही समझा दिया कि अगर मैं बोलूँ कि दो EFLs यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ से कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो सकती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रही है यहाँ हो गई, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अब बताओ दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो सकती है एक पॉइंट पे सर,
ये बोल रहा है एक चार्ज यहाँ रखोगे, वो बोल रहा है चार्ज को नहीं नहीं तू इधर चल, ये बोल रहा है नहीं नहीं तू इधर चल, नहीं 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 इधर चल, नहीं नहीं इधर चल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ठीक है ना, इट कैन नेवर पॉसिबल। EFLs कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। अब ये देखिए सर, ये भी बात आ गई कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर आप बना रहे हो तो वो कभी एक क्लोज लूप में नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है सर? क्योंकि देखिए अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी अगेन, एक चार्ज से या तो इन्फिनिटी से चार्ज ओरिजिनेट, भाई ये तो गलत दिखा दिया, इन्फिनिटी से चार्ज ओरिजिनेट करेगा या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक पॉइंट को देखोगे आप, क्या लग रहा है, यहाँ से चार्ज ओरिजिनेट भी कर रहा है, यहाँ से चार्ज, यहाँ पे चार्ज टर्मिनेट भी कर रहा है। ये तो सीधा सीधा वायलेशन हो गया, है ना, ये तो सीधा सीधा वायलेशन हो गया। ये इस पॉइंट से ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट भी कर रहा है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट भी कर रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसीलिए ये लोग कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। अगेन नेक्स्ट थिंग, इफ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन वन EFL, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एग्जांपल ऐसे है और मैं एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे रख दूं यहीं पे, मान लो पॉजिटिव लेट से, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा फोर्स के, मतलब इस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करता जाएगा, यहाँ से ऐसे 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 होते होते इसी पाथ में चलेगा या कहीं और डेविएट हो सकता है? आपको ये थोड़ा सा थिंक करना है क्या ये, और अगर हाँ है तो किस केस में हो सकता है, ना है तो किस केस में हो सकता है, दोनों आप थोड़ा सोचिए। ये मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप करो, नथिंग, इट्स नथिंग टू डू विद द JEE मेंस क्वेश्चन और एनीथिंग, इट्स जस्ट मैंने एक फन के लिए रखा है कि आपको थोड़ा सा मजा आए सोचने में कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को यहाँ छोड़ दूँ तो विल इट कंटिन्यू दिस पाथ और विल इट डेविएट? तो सोच के बताइएगा कमेंट्स में, आई विल बी लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। इसके बारे में मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। ये क्वेश्चन आपको मेरे कमेंट्स में से सेंड करना है, येस या नो करके, ठीक है। और उसके नीचे आप रीज़न भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं किस केस में ये पॉसिबल है और किस केस में ये नहीं पॉसिबल है, राइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सर गॉस लॉ में। गॉस लॉ इज नथिंग बट, देखिए हम लोग फाई का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, E.dA से। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड चीज़ हो तो उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास एक क्लोज चीज़ है तो उसके अंदर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू गॉस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होती है फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वही है 8.85 इंटू 10⁻12 समथिंग ऐसा करके, जो वैल्यू थी वही एप्सिलॉन नॉट है यहाँ। सो ये क्यू एनक्लोज्ड का क्या मतलब है सर, ये समझाओ थोड़ा, ये क्यू एनक्लोज्ड का क्या फंडा है ये तो समझाओ। मतलब मैं बोलूँ अगर यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ प्लस 2Q चार्ज रख दिया, यहाँ प्लस 3Q चार्ज रख दिया, यहाँ -4Q चार्ज रख दिया, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट्स में डिनोट करता जा रहा हूँ आपको, इस पॉइंट्स में, और अंदर की तरफ -2Q चार्ज है सॉरी, तो इसके थ्रू सर ना, ये जो है, ये तो दिख रहा है आपको, इस 3D एरिया के थ्रू -2Q है, 2Q ही है जो फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये चारों के चारों कुछ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा जाहिर बात है क्वेश्चन आना चाहिए भाई, ऐसा क्यों? देखो मैंने क्या बोला था, ये है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, बाहर भी निकलेगी, DA एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, DA एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, E.dA यहाँ कैसा गया, अंदर गया, यहाँ बाहर गया। आउटवर्ड को क्या लेते थे हम, पॉजिटिव, इनवर्ड को क्या लेते थे, नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कितना देगा, 0। फ्लक्स ड्यू टू प्लस क्यू कितना हुआ, 0। समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, 3D है तो अंदर जाएगी, मतलब अगर अंदर जा रही है तो बाहर, जाहिर सी बात है वो बिना बाहर निकलेगी, कैसे आएगी वो, उसको बिना पार किए आप कैसे, किसी भी तरीका, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि आप उस किसी लाइन को अंदर ले आओ और उसको बाहर ना निकालो उस 3D फिगर से, अगर वो कॉन्टिन्यूसली जा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब अगर वो अंदर गई है मीन्स इट विल गो आउट। और इनवर्ड को यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एरिया है DA, यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया DA, E इंटू DA, नेगेटिव पॉजिटिव, वेट मेरे को पॉइंटर लाने दो, नेगेटिव पॉजिटिव
राइट, आउटवर्ड को पॉजिटिव, इनवर्ड को नेगेटिव। सेम मैग्नीट्यूड का कितना होगा, ऐड करोगे सर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका केस भी है, अंदर जाएगा, अंदर वाले को नेगेटिव, बाहर वाले को नेगेटिव पॉजिटिव, ई डॉट डी इज व्हाट 0, ई डॉट डी इज व्हाट 0 सर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज व्हाट 0 सर। इसके केस में भी सर वही केस है, इसके केस में वही केस है, लेकिन इसके केस में देखो क्या है, ये बाहर ही निकल रहा है, कोई अंदर नहीं आ रहा है। सॉरी इट्स नेगेटिव चार्ज, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये अंदर ही आएगा सर, ये अंदर ही अंदर ही आएगा सर, ये अंदर ही आएगा सर, ये अंदर ही आएगा सर। मतलब यहाँ से कोई ऐसा है ही नहीं जो बाहर जा रहा है, तो अंदर वाले तो फिर कैंसिल ही नहीं होंगे, वो तो माइनस 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 जोड़ते जाएंगे। कोई पॉजिटिव है ही नहीं इसके, इस 2q के केस में, सॉरी इस 2q के केस में, तो उसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। तो इस केस में फाई कितना होगा, -2q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसके लिए हम लोग अंदर वाले जो एनक्लोज वाले हैं ना, उनके लिए फाई की वैल्यू, फाई में उन्हीं की वैल्यू काउंट करते हैं। अगर मैं आपको ऐसा कोई फिगर दे दूं ना, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर आपको इसके फ्लक्स कितना होगा सर, 0 हो जाएगा। आपको मतलब एक जस्ट आपको फील देने के लिए मैंने दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग, सॉरी जो बाहर चार्जेस हैं उनको हम लोग इग्नोर क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है। यही केस, यही इसी के लिए हुआ। और ये गॉस लॉ किसके लिए है, वैलिड फॉर क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है, ओपन सरफेस के लिए नहीं है सर। तो अब बताओ सर, फिर हम लोग अगर मान लो हमें मिला कि ये देखो सर ऐसा है, तो हमें ओपन सरफेस मिल गया, अब हम कैसे करेंगे। देखो फिर ओपन सरफेस में क्या करेंगे, अगर मिल गया तो हम यहाँ पे अपना एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, जो कि डिपेंड होगा क्वेश्चन पे। अगर हमें क्लोज्ड फिगर नहीं मिला है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेंगे, और वहाँ से हम लोग क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट करके उसका फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा होगा वो निकाल लेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, वहाँ से हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे। अगर नहीं है देन मेक इट, इफ देयर इज नो क्लोज सरफेस देन मेक इट। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में मान लो ऐसा है कि है ही नहीं, बन ही नहीं सकता है, देन गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। गॉस लॉ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन ओपन सरफेसेस। ओपन सरफेसेस पे गॉस लॉ कभी नहीं लग सकता है। सिंपल सी बात। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट EFI ड्यू टू हॉलो स्फीयर। EFI ड्यू टू हॉलो स्फीयर, तो मान लो सर फिर आपने ये लाइन चार्जेस के साथ ही क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें गॉस लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने सोचा बाद में ही दिखा दूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर एक स्फीयर है ऐसा, चलो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है मैंने, हाँ या एक मिनट, हाँ यहाँ पे जैसे हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर +q चार्ज है, जिसके ऊपर +q चार्ज है, और ये एक हॉलो स्फीयर है। तो इसके अगर हमने r इज लेस देन r पे देखा, यहाँ पे ये वाला a जो कि r है वो लेस देन द रेडियस कैपिटल R है, तो इस केस में E कितना होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी सर, क्योंकि आप चलिए यहाँ पे R है, क्यों 0 हो जाएगी, चलो आपको दिखाई देता हूँ यार, हालांकि ये प्रूव है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू इट बेटा, 0, कि कोई चार्ज है ही नहीं। सो E डॉट डी इज व्हाट 0। अब E तो 0 हो ही नहीं सकता, मान लो E तो हमने माना कि E हमें कैलकुलेट करना, हम नॉन जीरो या जीरो जानते ही नहीं है, लेकिन DA हमें पता है सर, DA कैन नेवर बी 0, तो इसको इधर भेज देंगे, तो E डॉट E इज इक्वल टू 0 बाई DA वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमें पता कर गया कि सर जो E वेक्टर है वो यहाँ पे इस केस में 0 हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बाहर की तरफ देखें तो वहाँ पे भी क्या करेंगे सर, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं सर, स्फीयर का ही। स्फीयर क्यों बनाना है सर गॉसियन सरफेस में, कुछ नहीं, हम बॉक्स बना लेंगे, लेकिन स्फीयर से क्या होगा, इजी होगा। स्फीयर स्फीयर बना लो, कोई भी बना लो, एक क्लोज सरफेस बनाना, तभी तो गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर कितना चार्ज है सर, +q चार्ज है। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, +q चार्ज है सर, तो इसके अंदर का फाई कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट सर, राइट। तो इसके अंदर ई डॉट डी ए, देखो अब देखो फायदा क्या हुआ तुम्हें, डी ए कैलकुलेट करने में इजी हो गई, यहाँ पे ईज हो गया डी ए कैलकुलेट करने में। अगर मैं इसको एक पॉइंट बी मान लूँ,
अगर मैं एक पॉइंट बी मान लूँ और जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, एक स्क्वायर ही तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, क्यू एप्सिलॉन नॉट, फिर एरिया को नीचे ला देंगे, ई निकल गया सर, राइट। इसीलिए हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर के लिए स्क्वायर ही ले लिया, हमें इजी पड़ेगा, है ना। चलिए सर, तो इस केस में क्या आया, फिर इस केस में क्या आ जाएगा सर, फिर ऐसे करके के क्यू बाई आर स्क्वायर सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर इफ आर इज ग्रेटर देन आर एंड इफ आर इज लेस देन आर, इन केस ऑफ अ हॉलो स्फीयर इट इज 0। सिंपल। अगर सॉलिड स्फीयर ले लें तो यहाँ वही चीज़ चेंज हो जाएगी, सॉलिड स्फीयर ले लें तो यहाँ वही चीज़ सर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी देखते हैं सर। आर इज लेस देन आर पे बात करते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर आपको समझ में आ गया। अगर प्लस क्यू चार्ज है और एक सॉलिड स्फीयर है, अगर एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक सॉलिड स्फीयर है, तो फिर अगेन गॉसियन सरफेस अगर आप बनाओगे, ये सॉलिड स्फीयर है, एक गॉसियन सरफेस बना लोगे अगेन, तो उसके अंदर फिर कितना चार्ज आएगा, क्यू 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 अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पाई। और सिमिलरली सेम तरीके से हम लोग एरिया को नीचे रख के वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच विल कम आउट टू बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर लेस देन आर है, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, अब तो इसके अंदर चार्ज आ गया सर, अब ये चार्ज, अब तो इसके अंदर चार्ज है, ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी से विल मल्टीप्लाई एंड डू दी इंटीग्रेशन टिल आर, विल टेक एन एलिमेंट एक्स, जहाँ से हम लोग उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कैन इंटीग्रेट एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू टिल आर विच विल कम आउट टू बी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इफ आर इज लेस देन आर। अगर आप एक बार लिख ही देता हूँ यार, दिस इज द रेडियस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगर आपने फिर यहाँ से ग्राफ देख लेते हैं सर। अरे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, कभी एक बार जे एडवांस में आया था, उसके बाद अभी जे मेंस वाले कॉपी कर रहे हैं, कुछ नहीं कॉपी कर लेते कभी कभी, ठीक है। तो मैं बस ऐसा जॉब के लिए करता हूँ, बट आई एम नॉट मॉकिंग जे मीन्स आई एम नो वन टू मॉक एनी एग्जाम, राइट। आई कैन नॉट मॉक एनी एग्जाम, बट आपको आप लोग का मन हल्का करने के लिए, राइट, इफ़ यू आर इन प्रेशर, तो अगर आपको सामने कोई थोड़ा सा आपका मन हल्का करे तो वो प्रेशर कम होता है बेटा, ठीक है। और आप अभी फील नहीं कर पा रहे होगे शायद कि मैं प्रेशर आपका कम करने के लिए कह रहा हूँ, बट इफ़ यू कम टू माई एज और यू कम टू माई एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, आई नो कि बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर, तो उसके लिए थोड़े थोड़े जोक्स मारने पड़ते हैं। तो डोंट टेक इट सीरियसली, किसी एग्जाम को मॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग यू रिलैक्स, जस्ट मेकिंग यू वॉच द लेक्चर इन अ फन वे, और कोई बात नहीं है। तो देखो हॉलोस्फीयर के लिए अगर ड्रॉ करें तो आर तक तो सर चार्ज था ही नहीं, इस आर तक तो चार्ज था ही नहीं, तो इस केस में तो 0 0 0 0 करते करते आर तक आ गया। एट आर इट विल बी व्हाट, जस्ट अगर आर आप कवर कर रहे हो एक गॉसियन सरफेस ऐसे ऐसे करते करते, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा सर, क्यू चार्ज आ जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा आगे क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और ये फिर ऐसे आर से गिरता जाएगा विद अ फंक्शन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा। इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर आप देख सकते हो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सो हियर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और उसके बाद से सिमिलरली इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, सिंपल। चलिए ये मतलब क्या ही करो, इसको हटा ही देता हूँ इसको। हाँ चलिए, अगर मान लीजिए कहीं देते कि एक स्फेयर है पूरा सा बड़ा सा, उसके अंदर एक कैविटी है सर, और वो इस पॉइंट पे मुझे ओ डैश पे पॉइंट्स पे यहाँ की जिसकी सेंटर हो वो हो जाएगी नई वाली सेंटर, और इस वाले पे ओ डैश पे हमें वो निकालो सर, इस ओ डैश पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो क्या करोगे, कैसे करोगे सर, या तो आप फिर इंटीग्रेशन कर लो, ये वो कर लो, या फिर मेरा उससे भी आ जाएगा। आई नेवर सेड मैथ्स इज इनकरेक्ट और फिजिक्स इज इनकरेक्ट, किसी भी मेथड से अगर आपका मेथड करेक्ट है, मेथड करेक्ट है, आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, आंसर आएगा। बट द थिंग इज आपका लेंथ कितना है, मतलब आप कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो फॉर इन एन एग्जाम इज द मेन थिंग। तो आप क्या करोगे इसके लिए, सिंपल सी बात है सर,
कैविटी को भर दो, कैविटी को एक प्लस क्यू चार्ज से भर दो और एक माइनस क्यू चार्ज से भर दो, तो आपको क्या पता लग गया, यहाँ तो फिर कैविटी हो गई, लेकिन आपको प्लस क्यू अगर ये चार्ज है, मान लो ये पूरे स्फेयर का चार्ज प्लस क्यू है कैविटी को छोड़ के, तो आपने अगर प्लस क्यू चार्ज से भर दिया, सेम वॉल्यूम, मान लो वॉल्यूम आपको पता रहेगा, वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है, तो ऐसे करके आप अगर इसको भर दोगे तो इट विल नॉट अ कंप्लीट स्फेयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज्ड बाई, इट विल बी अ कंप्लीट स्फेयर एंड तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और एक स्फेयर है जो कि माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस क्यू चार्ज है, उसके चलते भी यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जैसा मैंने पढ़ाया था, एट स्फेयर एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड स्फेयर एट द सेंटर एंड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है सर, अगर कैविटी वाले प्रॉब्लम है फिल कर दो, उसको प्लस क्यू और माइनस क्यू से फिल कर दो, ये सब आप डिसाइड कर लोगे क्वेश्चन के हिसाब से, सिंपल सी बात है। और हाँ, एक चीज़ है, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ डैश होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ डैश होगा सर, ओ डैश होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ डैश ओ होगा। इस लाइन पे, ये जो लाइन जॉइनिंग है ना, ये जो लाइन जॉइनिंग है, इसके तरफ ही यहाँ पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी सर, ऐसे होगी, इस वजह से होगी इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। EFI-D2 सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, उसके केस में सर क्या होगा, सिमिलरली इसमें भी आपको वैसा ही करना है। हर एक सिलेंडर मान लो इनफाइनाइट, इसको कैसे किया सर आपने, कैसे निकाला सर, डेराइव फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया ना ऐसे ऊपर वाला, कि रिवीजन वीडियो में कैसे डेराइव कर सकता हूँ कोई भी यार, है ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और मैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम, ठीक है ना। मैं कराने करा दूँ बट वो यूज़ नहीं आएगा एग्जाम में, राइट, तो उसका करने का क्या फ़ायदा, और हमने पहले से भी वो पढ़ रखा है, तो आपको बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ें। तो इसमें सिमिलरली आप एक गॉसियन सरफेस बना लो, उसके थ्रू आपने जैसे हॉलो और सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड स्फेयर्स में किया था आपने, वैसा ही आपको सिलेंडर्स में कर देना है, विद फ्लक्स आप लोग ई की वैल्यू निकाल पाओगे, सिंपल सी बात है। तो उस मेथड से फिर हमारे पास ई की वैल्यू क्या आती है, फॉर अ हॉलो स्फेयर एट आर लेस देन आर ई इज इक्वल टू 0, एट आर लेस देन आर ई इज इक्वल टू सर 0 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्यों होगा, क्योंकि फिर अगर मैं बता दूंगा भाई फाइव इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं, तो हमारे पास ई की वैल्यू फिर वहाँ पे 0 हो जाएगी, एक गॉसियन सरफेस अगर हम मान के चले तो। सिमिलरली अगर हम फिर आर ग्रेटर देन आर पे देखें तो वहाँ पे हो जाएगी सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर, दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर, दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज रेडियस, इस पार्ट ऑफ सर्कल वाला, जो सर्कल वाला पार्ट है ना रेडियस सिलेंडर का, उसका रेडियस हम लोग आर डिनोट कर रहे हैं, और आर इज द स्मॉल आर इज द small r is the point at which distance of the point from the center of the cylinder at which we are calculating this electric field intensity। ठीक है, चलिए अगेन, अगर हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग अगर एक सॉलिड सिलेंडर आ गया, उस केस में इफ r इज लेस देन r, तो वहाँ पे फिर अगेन फाइव इज नॉट इक्वल टू, फाइव विल नॉट बी इक्वल टू 0 एट दिस टाइम, ठीक है ना। तो उसमें फिर अगेन हम लोग गॉसियन सरफेस मानेंगे, फिर हम लोग एक एलिमेंट वगैरह लेके ऐसे करके हम लोग प्रूव कर देंगे, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाती है इस केस में, वैल्यू कितनी आ जाती है सर, ई इज इक्वल टू आ जाती है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सर। ठीक है, अगर आर ग्रेटर देन आर की बात करें तो रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट आ जाती है सर वैल्यू। ठीक है, ओके लेना, ठीक है। EFI-D2 थिंच, अच्छा पहले उसके लिए पहले एक बार उससे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसकी। तो ग्राफ भी ये पूछ देता है, फॉर एग्जाम्पल जानते हो ये ग्राफ दे देगा, इट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अब मैं अब इसको भी नहीं पढ़ा हूँ, ये बोल के थियोरेटिकल है, अगर आगे एग्जाम में तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ये पढ़ा देते हैं क्योंकि मैथमेटिकल भी हो जाता है ना, तो पढ़ा देते हैं।
नाइस, सॉरी, चलिए ऐसा है, ये हमने वाई एक्सिस पे ई रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस पे हमने एक्स रिप्रेजेंट किया, जो कि हमें डिस्टेंस बता रहा है। तो इस केस में देखो, यहाँ पे अगर हॉलो सिलेंडर है उस केस में आर लेस देन आर पे हमें जीरो मिल रहा था, तो आर लेस देन आर पे हमें क्या मिलेगा सर, ई की वैल्यू जीरो जीरो मिलती जाएगी। एट आर इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट था, आर ग्रेटर देन आर पे, आर इज इक्वल टू आर पे आर आर हो जाएगा, आर आर कट जाएगा सर, तो कितना होगा सर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के केस में ये निकलती जाएगी, देखो यहाँ पे एट आर ग्रेटर देन आर पे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो उसी रिलेशन में ये एट आर ग्रेटर देन आर पे ऐसे जाती जाएगी, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के केस में। नाउ अगर आप सॉलिड सिलेंडर का सिमिलरली देखा करो, यहाँ पे देखो अगर सॉलिड सिलेंडर का, सो एट आर लेस देन आर E is directly proportional to R, ठीक है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। उसके सिनेरियो में जिसका मान m होगा, जिसकी स्लोप होगी रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट, उस स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनकर तैयार हो जाएगी एट r लेस देन r, ठीक है। और फिर अगेन हमारे पास एट आर ग्रेटर देन आर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के रिलेशन में ये घटती जाएगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सो टोटल मिला के हॉलो सिलेंडर के लिए कुछ ऐसा ग्राफ, और सॉलिड सिलेंडर के लिए सर कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ ई एफ आई डी टू थिन इनफाइनाइट शीट, एक शीट है मान लो ऐसा, जो कि इधर से इन्फिनिटी जा रहा है, इधर से इन्फिनिटी जा रहा है सर, इधर से इन्फिनिटी जा रहा है, चारों तरफ से सब तरफ से सब इन्फिनिटी ये अप्रोच करते जा रहा है। एक बहुत लंबा शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। कैसे किया, अगेन यहाँ पे क्या करता ना, देखो एक सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस अगर मैं ऐसे बना दूँ ना, प्रूव नहीं कर रहा हूँ पूरा, बस आपको एक एग्जाम जिस्ट दे रहा हूँ कैसे प्रूव करोगे। ऐसे करके आप एक क्वेश्चन सरफेस मान लोगे, सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस यहाँ पे, और यहाँ पे करके कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहाँ पे निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ फाई, ऐसा कुछ करोगे आप, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दिस हमारा चैप्टर एंड होता है। हम लोग अभी मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस बेटा, इसमें क्वेश्चंस हम 15 से 20 क्वेश्चंस करीब कुछ कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, वो आपको अभी अपलोड करके इस वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपको शीट अपलोड करी हुई अभी मिल जाएगी, ठीक है, श्योर। सो चलो एक वैसे उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर के बाद आपको करना कैसे है। सो मेरे लेक्चर के बाद अगर आपको रिवीजन करना है खुद से, मेरा लेक्चर तो हो गया सर, लेक्चर तो कंप्लीट है सर, मेरी प्रैक्टिस भी कर ली सर, फिर अगर उसके बाद से ऐसा थोड़ी है कि आप 45 दिनों तक एक ही बार रिवाइज करके याद रख जाओगे, तो आपका लाइक यहाँ पे है तो धीरे धीरे गिरता जाता है आपका मतलब जो याद है आपको। तो उसके बाद आप क्या करो ना, ये माइंड मैप खुद से बनाना एक बार, ऊपर वाला ये वाला हालांकि नोट्स है, लेकिन इस माइंड मैप को ना दोबारा से बनाना, इस वाले माइंड मैप को दोबारा से बनाना, और इसमें फिर ब्रांचिंग करते जाना कि ये टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा पढ़ा था, इस टॉपिक में कुछ ऐसा पढ़ा था, इस टॉपिक में बस ऊपर से रिवाइज करो, तो ये आपको एक ब्रिलियंट सोर्स ऑफ रिवीजन बन जाएगा। फर्स्ट टाइम देख के इसको लिखो, और उस टाइम पे सोचो कि इसमें सर ने क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, इस टॉपिक में सर ने क्या चीज़ें पढ़ाई हैं, आप एक पेपर पे इसको लिखोगे ऐसे बना के, और लिखते टाइम इसको सोचोगे, ये अगर ऐसा कर लिया ना, ये चैप्टर मतलब कोई भी चैप्टर हो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, आपके दिमाग में ना बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, आई एम टेलिंग यू। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, इफ समवन इज निग्लेक्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक यू आर डूइंग, दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट विल डू, neglecting question practice, understood। so with this आपको क्या करना है, लेक्चर एंड होने के बाद माइंड मैप बनाना है, रिवाइज करना है, और उस टाइम पे लिखते हुए ये याद करना है
कि सर ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में क्या क्या बताया था, रिकॉल करना है। उसके बाद अगर नहीं याद है फिर आपको नोट्स खोलने हैं, देखने हैं वापस से, ठीक है, समझे। और उसके बाद ये लिखने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, आपकी जो हमारे शीट्स मिली हैं सर वो लगा लो दोबारा से, उसको लगा लो। उसके बाद से आपको जो भी करना है PYQs वो सारे कर दो, जस्ट गेट इट इन योर हैंड्स। यू हैव आई थिंक 50 डेज या कुछ ऐसे करके आपके पास है, 45-50 डेज है सर, मचा दो सर इसमें, नॉट रिग्रेट दिस। आप याद रखोगे सर कि हमने हाँ सर मेहनत जो करी थी ना हमें करी है। और ये एक सिंपल सा पढ़ाव है सर, इसके आगे जे एडवांस देने हमें, इसके आगे INPHO भी बहुत लोगों ने दिया देंगे, है ना। NSCP ने भी, NSCP के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने भरा होगा अभी फॉर्म, राइट, तो वो भी लोग देंगे, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। आप लोग का शायद दिसंबर में ही होने वाला है इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड JEE मेंस के लिए अगर आपको रिवाइजन करना है तो मैंने जैसे बताया वैसा ही आप कर सकते हो। देन विल स्टार्ट विद JEE एडवांस। आप एक बार बढ़िया से क्वालिफाई करोगे, यू विल गेट अ वेरी गुड मोटिवेशन कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपको अंदर से खुद ही पूछ आएगा कि सर हाँ मैं कर सकता हूँ, राइट। चलिए, विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। और मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जस्ट अभी सॉल्व एग्जाम्पल्स अभी अपलोड कर रहा हूँ with after this video. All right, so take care, bye bye.